धनंजय जी आपके पास जरा आ जाए, मैं एक दो चीजें इसलिए कह दूं कि आज मुझे अजीब सा लगा, जो आपको मैं आज तक देख रहा था, नाम से ले लूं, जो पहली बाइट आप आज तक को मिली, उनको पूरे कांग्रेस में रॉबर्ट वाड्रा मिले पहली बाइट के लिए। मतलब उनको जैसे कि जल्दी से कुछ भाई क्या करो, तो उनको पूरे उसमें रॉबर्ट वाड्रा फर्स्ट पर्सन फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। अच्छा, रॉबर्ट वाड्रा भी वैसे ही है, उनका भी मुंह में, उनको भी हर चीज में, अरे भाई तुम जानते हो कि तुम्हारे बारे में क्या है, मेरे ख्याल में नहीं जानते होंगे। वो रॉबर्ट वाड्रा उनको पहले आदमी मिले। दूसरा, मैं एक चीज आपसे जरा और समझ लूं कि एक चीज और क्लियर हो रही है कि वो जो बार बार आ रहा था कि देखिए, वो तो साफ आ रहा था कि वो जो जज बनाए गए थे उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस उन लोगों को किया, वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, वो जो वकील साहब थे वही जज बन गए थे, ये सब तो बहुत जगह आया। तो कुछ लोग कह सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो साजिश के तहत है। लेकिन उससे बड़ी बात, जो बीजेपी के जो डायरेक्टर साहब हैं, जो ये सब पिक्चर डायरेक्ट करते हैं, वो जो शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी साहब, रमेश सिप्पी साहब अब रामपुर के शोले बनाने लगे क्या, कि बिल्कुल ही पिट गई हैं, उनकी सारी पिक्चरें लगातार पिटती जा रही है इधर पिछले 3-4 महीने से। तो क्या उन डायरेक्टर साहब का, मैं बस खत्म करूंगा, उन डायरेक्टर साहब का भी थोड़ी गुडविल खत्म हो गई है। अब लोग पूछेंगे उससे कि भैया कौन सी पिक्चर, तुम कहीं भी पिक्चर बनाए जा रहे थे। धनंजय जी, आप शोले का ही एक डायलॉग आपने बोला तो मैं याद दिला दूं। अमिताभ बच्चन गए हैं मौसी के पास रिश्ता लेकर के कि अपने दोस्त का रिश्ता कर दो। वो कैसे बोलते हैं उसको मैं दूसरे तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ कि पीएचडी किए हुए आदमी को जब दूसरों को पता चलता कि अरे ये तो एमए भी किए हुए, फिर पता चलता अरे ये तो बीए भी कर लिए, फिर पता चलता अरे ये तो 12वीं पास है, फिर पता चलता अरे ये तो मैट्रिक में पास है। तो उसी तरह की चीजें सारी घट रही है। मतलब आप जो है ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, ऊपर से नीचे की तरफ उतर, और पूरा एक प्रहसन चल रहा है। इसको सही मायने में कहिए तो जो पूरा चल रहा है हमारे देश में वो प्रहसन है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। और हम जो अगर थोड़ा बहुत सोचते हैं, अगर सोचते हैं हम, तो हमारे लिए बहुत ये हृदय विदारक जो पूरा घटनाक्रम है, मतलब संसद से लेकर के रैली से लेकर के कोर्ट तक, कोर्ट भी बड़ी नहीं है। और मैं कहूं कि एक जो है कि मतलब पीएचडी 5वीं क्लास के बच्चे को कहिए कि पीएचडी पे थीसिस लिखिए। आपका ऐसा देश है कि आप जो है, आप अगर केस होने लगे इन मुद्दों को लेकर के, तो मुझे लगता है देश की 99% आबादी को जेलों में होना चाहिए। वो देश ही इसलिए लगता है जेल बनाने की तैयारी की जा रही है कि ऐसा देश बना दो जो अपने आप में जेल हो। कितने गंदे गंदे नारे लगते हैं। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुझे याद आ रहा है जब इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जब नारे लग रहे थे, गली गली में फलाना है, क्या क्या नहीं लगता था। अभी मध्य प्रदेश में राजेश भाई हैं, उनके प्रदेश में ही एक कांग्रेस की महिला प्रवक्ता है, महिला वाइस प्रेसिडेंट है, उनके खिलाफ कितने गंदे नारे लगे। फिर आप देखिए कि हमने ढेर सारे वीडियोज देखे जो सड़क पे उतर करके कुछ झंडे लेकर के जो नारे लगा रहे हैं लोग किसी धर्म के खिलाफ या किसी धर्म के व्यक्ति के खिलाफ। वो क्या है सब, क्या किसको नहीं दिख रहा है जो हो रहा है? कोई है जिसको नहीं दिख रहा है? फिर मुझे लगता है कि जो एक बड़ा जो जिन्होंने लिखा था ओथ लेने वाली जो लाइनें लिखी थी, उन्होंने बड़ी कमाल लाइनें लिखी है कि मेरे समक्ष जो लाया जाएगा, आपके समक्ष जो नहीं लाया जाएगा उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप चुप्पी साध लेंगे। तो ये जो हमारे देश के जो महान लोग हैं वो तभी बोलते हैं जब उनके समक्ष लाया जाता है, और समक्ष जब लाया भी जाता है तो अपने समय के अनुसार लाते बोलते हैं कि हमको कब क्या क्या बोलना। अब प्रधानमंत्री जी अब संसद में उनको बोलना चाहिए, नहीं बोलते। कोई बोलने वाला है कि क्यों बोलने नहीं आ रहे हो भाई? ये भी होना चाहिए कि आप क्यों नहीं बोलोगे। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूं इस तरीके से सोच करके कि हम किस समाज में हैं। आप टीवी पे देखिए क्या बोल रहे हैं लोग, किस तरह से बोल रहे हैं लोग। जिसको जो मन आता है बोलता है, माइक पकड़ा दीजिए वो बोलने लगता है। और तमाम तरीके की सब नेता क्या बोलते हैं, जनता क्या बोलती है, सब जगह गटमट है। और ये तो पहली बार पता चला देश को, जो अभी देख रहे हैं कि भाई अगर ऐसा बोलोगे तो आपको जेल भी हो सकती है। नहीं तो कहाँ किसी को पता था? ढेर सारी चीजें लोगों को पता नहीं है कि इससे जेल भी हो सकता है। मुझ जैसे लोगों को भी बहुत सारी चीजें नहीं पता है, शायद आने वाले समय में और धीरे धीरे पता चलेगा। तो आपने कानून जो बना लिया है, कानून की किताबों में जो लिख रखा है वो बहुत पढ़े लिखे विद्वानों के लिए लिख रखा है।
लेकिन 75 साल में आपके देश की 60% आबादी किसी तरह साक्षर हुई है। 40% को वो भी नहीं पता। काला अक्षर भैंस बराबर, हमारे गांव में एक कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर, उसको कुछ नहीं पता। और जो आप विद्वान लोगों ने बनाया है, संसद बनाई है, आपने सुप्रीम कोर्ट बनाया है, कोर्ट बनाया है, वहां क्या है वहां? क्या आपको लगता है कि सभ्य समाज के सिस्टम में सब कागज पे बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, लेकिन रियल लाइफ में क्या हम सभ्य समाज को लीड कर रहे हैं? किसी जगह पे हम तो संसद से सड़क तक की बात करते हैं। और आप देखिए कि जब लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। अरे सड़कें तो लाठी, पिस्तौल, गोली, बंदूक सब चल रहा है, इससे ज्यादा धमाके क्या चाहिए? तो संसद में क्या हो रहा है? संसद में प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाह रहे हैं। मणिपुर में 3 महीने से ये हो रहा है, प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाह रहे हैं, और विपक्ष जो है बकरी की तरह मिमिया रहा है। सारे विधेयक पास हो गए, 11 विधेयक पास हो गए। आज मैं इसी पे कार्यक्रम कर रहा हूँ। अब बताइए कि अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ है आपके खिलाफ और सारे विधेयक पास कर रहे हो आप। क्या आप मतलब मान के बैठे हो कि हम जो है विधेयक जो हम अविश्वास प्रस्ताव है वो पास नहीं होगा, गिर ही जाएगा? और अगर ऐसा मान के भी रखा है आपने तो क्या ये परंपरा है? क्या ये नियम के अनुकूल है? आप 11 विधेयक पास करा लिए, किस हैसियत से पास करा? क्या इस पे कोई सुमोटो लेगा? इस देश का कोई न्यायाधीश लेंगे या कोई व्यक्ति लेगा कि भाई कैसे पास करा दोगे आप? आपके खिलाफ जब विधानसभा में, महाराष्ट्र की विधानसभा में हुआ कि आपके खिलाफ एक आरोप लगा हुआ था, आप डिसीजन नहीं ले सकते हो कि विधायक अयोग्य है या योग्य। तो भाई संसद में सरकार के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव है तो किस आधार पे आप निर्णय ले रहे हैं? किस आधार पे आप सारे विधेयक पास करते जा रहे हैं? बहस होनी चाहिए। कौन कर रहा है बहस? तो जो आप सुहाए वो अच्छा है, जो आपको न सुहाए वो बुरा है। और मुख्यमंत्री जब बोल देते हैं, क्या ये सुमोटो का विषय नहीं है कि मुख्यमंत्री एक प्रदेश का बोल रहा है कि हम सबकी सुरक्षा नहीं दे सकते? उनसे सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि किसकी सुरक्षा दे सकते हो, किसकी सुरक्षा दे सकते हो, किसको सुरक्षा नहीं दे सकते हो? क्या हमारे बिहार से जो हरियाणा गए उनको सुरक्षा नहीं दे सकते हो कि भाई हम तो हरियाणा के नागरिकों के लिए है? या क्या मुसलमानों को सुरक्षा नहीं दे सकते हो कि मुझे तो हिंदुओं ने वोट दिया तो मैं खाली हिंदुओं को सुरक्षा दूंगा? या आप कहना चाह रहे हो सिर्फ बीजेपी वालों को सुरक्षा दोगे, बाकी किसी को सुरक्षा नहीं दोगे? क्या कहना चाहते हो? स्पष्ट तो करना चाहिए, क्योंकि आप जब शपथ लेते हो तो आप बोलते हो कि संविधान के प्रति हम निष्ठा रखें। तो संविधान तो कहता है कि हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है असंवैधानिक, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सांसद को फिर भी मैं बरी मानता हूँ कि सांसद कम से कम वो सत्ता में तो नहीं है, लेकिन जो सत्ता के शिखर पे बैठा व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा बोलता है तो अक्षम्य है। उसको 1 मिनट के लिए सत्ता में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? तो मुझे लगता है कि जो है ये एक जो है एकदम से पूरी बात जो बोल रहे थे राकेश भाई साहब, सुचिता की बात कर रहे थे। किधर है भाई साहब सुचिता? कहाँ? कहीं मिले तो बताइएगा सुचिता, वो मैं उसको अपने पास रखूंगा फोटो खींच कर। सुचिता है कहाँ? सुचिता है कौन सी जगह है? कोई एक जगह बता दीजिए। और सड़क पे आप जिस तरह से सारी चीजें गडमड करती है, और ये इसलिए कर दी है, आपके आनंद भाई साहब आपके ही प्रोग्राम में एक आए थे, अभी मैं नाम उनका भूल गया, शम श्रीवास्तव थे, वो बड़ा अच्छा उन्होंने बोला कि ये पूरी कोशिश की जा रही है कि आप जो है जिससे कह देते हैं सारे नेता चोर, तो सब नेता हम पे केस कर देंगे, ऐसा मैं बोल देता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री अगर बोल देते हैं कि विपक्ष में जितने बैठे हैं सब चोर है, तो कोई केस नहीं होता है। अब ये गृह मंत्री जी कल बोले कि सब उधर बैठ गए भ्रष्टाचारी, आप अपनी ये, तो कहाँ कोई बोल रहा है? आप जब इस तरह की भाषा यूज करते हो एक दूसरे के खिलाफ आरोप के तौर पे, तो जनता में क्या मैसेज जाता है? जनता में तो यही मैसेज जाता है कि कांग्रेस में जितने नेता है वो सब चोर है, अब बीजेपी में जितने सारे नेता है वो बड़े शरीफ है, वो आसमान से उतर के आए सीधा स्वर्ग से और बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान को हम स्वर्ग बना देंगे। तो ये जो मैसेज है, अब ठीक है एक व्यक्ति के चिन्हित कर दीजिए, उसके पीछे लग जाइए, पूरी व्यवस्था लगा दीजिए, पूरा सिस्टम लगा दीजिए, आप न्यायालय को अपने तरीके से इस्तेमाल कीजिए, तो बात दूसरी है, वो किसी के खिलाफ कर सकते हैं। राहुल गांधी तो फिर भी ताकतवर आदमी है, तो उनको कोई पकड़ के तो नहीं ले गया घसीटते हुए। मेरे खिलाफ लगा देंगे तो मुझे तो घसीटता हुआ ले जाएगा, पता नहीं मैं पुलिस स्टेशन में जिंदा पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। ये हालत है हमारे देश में। तो ये प्रहसन है, और प्रहसन में जैसे अभी आप हंस रहे हैं, मुझे सबको हंसना ही चाहिए। एक डिबेट हमको हंसने का रखना चाहिए, एक डिबेट रखने की खाली हम हंसे,
अब हम बात करते हैं भाई साहब कानून पे, हाँ 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 हाँ, हम बात करते हैं नैतिकता पे, हाँ हाँ हाँ, हमको ऐसा एक कार्यक्रम रखना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक लास्ट लाइन मैं बोलूं, अगर नैतिकता को अगर आप इज्जत नहीं देते हो तो ना आप नियम को इज्जत दे पाओगे, ना आप किसी विधान को इज्जत दे पाओगे। नैतिकता ही है जो हमें नियम पे चलने को प्रेरित करती है और चलने देती है। नैतिकता को जी आपने जो है वो कचरे में डाल दिया, वो भी बदबू आ रही है, क्या आ रही है आपको ध्यान नहीं। तो जी। नैतिकता को ये अब हमने एक कॉमन लाइन बना दी, अरे छोड़ो यार ये मोराल की बात मत करो। अरे मोराल की बात ही सब तय करती है भाई साहब, कहाँ बैठे हो जी। धनंजय जी, चलते चलते एज अ स्ट्रेटेजी हम लोग बाहर से ही इस पे चर्चा कर लें, एज अ स्ट्रेटेजी। क्योंकि आज आपने देखा कि खड़गे जी को बोलने नहीं दिया, उधर से वो हुए जब खड़गे जी खड़े हुए तो नहीं बोलने दिया, और चूंकि अध्यक्ष की कुर्सी पे उनका आदमी बैठा हुआ है उसने एडजर्न कर दिया। एक खतरा यह भी कि राहुल गांधी जब बोलेंगे तो उनको भी डिस्टर्ब पूरी तरह से ट्रेजरी बेंच करेगी, इसमें 100% कोई वही नहीं है। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे दो चीजें, एक तो जो ब्रजेश जी कह रहे हैं क्या माहौल बदल रहा है, एक दूसरा एज ए स्ट्रेटेजी राहुल गांधी को मोदी जी से पहले बोलना चाहिए कि मोदी जी के बाद अगर मौका मिले तो बोलना चाहिए, अगर मौका मिले? क्योंकि एक बड़ा खतरा यह है कि मोदी जी के बाद फिर ट्रेजरी बेंच उनको बोलने ही नहीं देगी एज लास्ट स्पीकर। मुझे लगता है मोदी जी अपने बाद किसी को नहीं बोलने देंगे, और राहुल गांधी को अगर बोलने देंगे भी तो पहले ही बोलने देंगे, क्योंकि फाइनल जो है वो मोदी जी ही करेंगे। तभी जो है इतने दिन से जो नहीं आ रहे हैं उसकी भड़ास कहीं तो निकालेंगे कहीं सही जगह पे, और उनको फाइनली जो है जो बाहर बोलते रहे हैं उसमें से ढेर सारा छटनी करके प्रधानमंत्री के तौर पे अंदर में संसद में बोलना है। क्योंकि आप उसका एक अंदाजा इससे लगाइए कि कल जिस तरह से गृह मंत्री जी ने सबको भ्रष्टाचारी बताया है, विपक्ष में खड़े लोगों को, मोदी जी तो बाहर बताते रहते हैं, लेकिन गृह मंत्री ने संसद के अंदर बतलाया, और इस पे ललन सिंह ने बड़ा रिएक्ट भी किया, और उनका भी बयान 2 ही लाइन का बयान है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। तो मुझे लगता है बीजेपी आखिरी दम तक सत्ता से चिपकी रहेगी, और सत्ता के जितने हथकंडे हो सकते हैं, जायज नाजायज, नैतिक अनैतिक, ये युद्ध लड़ रहे हैं भाई साहब। ये संसद नहीं चला रहे हैं, ये देश नहीं चला रहे हैं, ये युद्ध लड़ रहे हैं, ये न्याय अन्याय का युद्ध लड़ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो अन्याय की तरफ खड़ा, वो कौरव है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये जो है ये तो बड़ा विभत्स है, और इसका शिकार सबसे ज्यादा राहुल गांधी है या फलाना है, वो तो अपनी जगह बिल्कुल है, क्योंकि जो सिपाही होगा वो तो लड़ेगा। फ्रंट पे तो आप ही लोग हैं, तो सुख आप भोग रहे हो संसद का, तो दुख भी आप भोगो। लेकिन जो इसका शिकार जो आम आदमी होता है, चाहे वो मणिपुर में हो या कश्मीर में हो या नूह में हो या हमारे बिहार में कहीं हो, या बिहार का कोई यात्री जो है वो पैसे देकर के रेलवे में चला आ रहा था, उसको कोई गोली मार दे, तो ये बड़ी भयावह युद्ध चल रहा है। और ये युद्ध कब तक रुकेगा, मुझे लगता है ये शीत युद्ध के तरह से भी ज्यादा खतरनाक है। और हम सब नागरिकों को मुझे लगता है इस पे सोचने की जरूरत है कि क्या हम युद्ध से गुजर रहे हैं, और क्या इस युद्ध से निजात पाने का कोई रास्ता है। हमें लगता है अभी दिख नहीं रहा लोगों को लग रहा है कि जो नारे लग रहे हैं उससे जो है देश बहुत मजबूत हो रहा है, दुनिया में बड़ी छवि जा रही है। कितनी अच्छी छवि जा रही है नारे पे, मतलब जो पूरा का पूरा देख लीजिए कि आप गुड़गांव में, दिल्ली में और उत्तराखंड में और कहाँ कहाँ नारे लग रहे हैं, कोई उसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है, कोई उसको गलिया रहा है, और ओपन नारे हैं, ऐसे नारे हैं जो शुद्ध रूप से असंवैधानिक, अनैतिक और संविधान के मतलब क्या बोलिए हर चीज के खिलाफ, मानवता के भी खिलाफ। जी जी